मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ऐसे तो मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को होता है, लेकिन इस बार एक सप्ताह पहले ही हो रहा है। आप सब जानते ही हैं, अगले हफ्ते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहां बहुत सारी भागदौड़ भी रहेगी। और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर लूं। और इससे बढ़िया क्या होगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम किया। मन की बात के कितने ही श्रोता अपनी चिट्ठियों में बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये ज्यादा अच्छा किया, ये बढ़िया किया। लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति को देखता हूं तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया। तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश, साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। 2 दिन बाद ही कच्छ के लोग अपना नया वर्ष यानी आषाढ़ी बीज भी मनाने जा रहे हैं। ये भी संयोग है कि आषाढ़ी बीज कच्छ में वर्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मैं इतने साल कच्छ आता जाता रहा हूं, वहां के लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है। और इसके लिए कच्छ के लोगों का हौसला और उनकी जिजीविषा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। 2 दशक पहले के विनाशकारी भूकंप के बाद जिस कच्छ के बारे में कहा जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा, आज वही जिला देश के तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है। मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है, उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। पिछले महीने मन की बात में ही हमने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा की थी। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है।
यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। साथियों, ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसा ही एक दृश्य अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला। ये इलाका ज्यादातर सूखे की चपेट में रहता है। 5 दशक के इंतजार के बाद यहाँ नीलवंडे डैम की कैनाल का काम अब पूरा हो रहा है। कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरान कैनाल में पानी छोड़ा गया था। इस दौरान जो तस्वीरें आई वो वाकई भावुक करने वाली थी। गांव के लोग ऐसे झूम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो। साथियों, जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुझे याद है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे रायगढ़ जाने उस पवित्र भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला था। ये हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने रामायण की उस नन्ही गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये कि जब नीयत साफ हो, प्रयासों में ईमानदारी हो, तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहा है। ये चुनौती है टीबी की, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। और ये पुण्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने। मुझे खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने, ग्राम प्रधानों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है कि वो अपने गांव में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे। नैनीताल के एक गांव के निक्षय मित्र श्रीमान दिकर सिंह मेवाड़ी जी ने
टीबी के 6 मरीजों को गोद लिया है। ऐसे ही किन्नौर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र श्रीमान ज्ञान सिंह जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में जुटे हैं। भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवा साथी भी पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की 7 साल की बेटी नलिनी सिंह का कमाल देखिए। बिटिया नलिनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है। आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है, लेकिन एमपी के कटनी जिले की 13 साल की मीनाक्षी और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर्जी दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिए हैं। ये सभी उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरक भी हैं। कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारतवासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसात भी करते हैं। इसी का एक उदाहरण है जापान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमारे यहाँ केरला के एक टीचर श्रीमान राफी रामनाथ जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल रामनाथ जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृति और पर्यावरण के बारे में गहराई से समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला। उनका ये गार्डन अब एक बायोडायवर्सिटी जोन बन चुका है। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें और भी प्रेरणा दी। इसके बाद राफी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम। अब इतना खूबसूरत नाम तो एक शिक्षक ही रख सकता है, विद्यावनम। रामनाथ जी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वैरायटीज के 450 से अधिक पेड़ लगाए गए। उनके स्टूडेंट्स भी इनके रखरखाव में उनका हाथ बटाते हैं। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे, आम नागरिक काफी भीड़ उमड़ती है। मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह, यहां तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवड़िया एकता नगर में मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था। कच्छ में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में मियावाकी पद्धति से स्मृति वन बनाया गया है। कच्छ जैसी जगह पर इसका सफल होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनीक कितनी प्रभावी है। इसी तरह अंबाजी और पावागढ़ में भी मियावाकी मेथड से पौधे लगाए गए हैं। मुझे पता चला है कि लखनऊ के अलीगंज में भी एक मियावाकी उद्यान तैयार किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज्यादा जंगलों पर काम किया गया है। अब तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। सिंगापुर, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। मैं देशवासियों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि वे मियावाकी पद्धति के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। इसके जरिए आप अपनी धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,
आजकल हमारे देश में जम्मू कश्मीर की खूब चर्चा होती है, कभी बढ़ते पर्यटन के कारण तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण। कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है, लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे यहाँ की महिलाएं आई, जैसे कि एक बहन है इशरत नबी। इशरत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है। उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की बिक्री हो रही है। ऐसे ही सोपोर के एक साथी हैं वसीम अनायत। वसीम के पास 2 दर्जन से ज्यादा पशु है और वो हर दिन 200 लीटर से ज्यादा दूध बेचते हैं। एक और युवा आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहाँ 500 से ज्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरियां आई हैं। भारत की टीम ने पहली बार विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे, उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। इसी जून में एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुई। इसमें भारत पदक तालिका में 45 देशों में टॉप 3 में रहा। साथियों, पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उनमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिताएं हैं जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। जैसे कि लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने पेरिस डायमंड लीग जैसे प्रतिष्ठित आयोजन में देश को ब्रॉन्ज दिलाया है।